रॉकस्टार गेम का फ्रेंचाइजी दुनिया के मोस्ट कंट्रोवर्शियल गेम में से एक है। चाहे वो GTA का पहला पार्ट हो, चाहे GTA 3 हो, या फिर वाइस सिटी हो, या फिर सैन एंड्रियाज हो, या फिर RDR का सीरीज़ हो, या फिर GTA 5 हो। हर एक रिलीज़ के बाद रॉकस्टार ने अपने हर एक बाउंड्री को क्रॉस किया है और लोगों के एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चीज़ें की है, जिसकी वजह से रॉकस्टार को कंट्रोवर्सीज, लॉसूट और बैन को भी फेस करना पड़ा है। इन सब के बावजूद आज वो $10 बिलियन का एम्पायर बन चुका है। ये कहानी स्टार्ट होती है दो भाई से, सैम और डैन हाउजर। सैम हाउजर का जन्म 1971 में हुआ था और उसकी मदर गेरोल्डिन मॉफेट एक फिल्म एक्ट्रेस थी जो क्राइम और ड्रामा मूवी में काम करती थी। इसी बैकग्राउंड से सैम को इंस्पिरेशन मिला था। वहीं दूसरी तरफ डैन हाउजर सैम से 2 साल छोटा था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जियोग्राफी पढ़ा था। दोनों के पास गेम डिज़ाइन का कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं था। उनका वीडियो गेम इंडस्ट्री में एंट्री भी बहुत सिंपल था। सैम ने 1990 में BMG एंटरटेनमेंट की म्यूजिक डिवीजन में एक छोटी सी जॉब से शुरुआत की और दूसरी तरफ डैन ने 1995 में पार्ट टाइम जॉब ली BMG इंटरैक्टिव में। रोल था CD-ROM टेस्ट करने का। 1990 के मिड तक DMA यूरोप के टॉप गेम स्टूडियो में से एक बन चुका था, लेकिन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का स्टार्ट इतना स्मूथ नहीं हुआ। अप्रैल 1995 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रेस एंड चेज, जो कि एक टॉप डाउन कार गेम था जहां तुम रेस कर सकते थे, कार क्रैश कर सकते थे और पुलिस से बच सकते थे। आइडिया बहुत सिंपल था। 2011 में जब माइक डेली ने गेम का पुराना डिज़ाइन डॉक्यूमेंट शेयर किया, तब लोगों को पता चला कि रेस एंड चेज का लेवल 3 शहरों से इंस्पायर्ड था, न्यूयॉर्क, मायामी और वेनिस। गेम प्ले सिंपल था, कार चुराओ, पुलिस से बचो और मिशन कंप्लीट करो। शुरुआत में ये एक बेसिक क्राइम बेस्ड ड्राइविंग गेम लगता था, कुछ खास नहीं, लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत ही टफ था। जो प्रोजेक्ट 18 महीने में ख़त्म होना था वो 2.5 साल तक खिंच गया। डिज़ाइन लेट हुआ, इंजन बग से भरा हुआ था और टेस्टिंग कभी टाइम पे ख़त्म ही नहीं हुआ। एग्जीक्यूटिव को लगा कि ये गेम पुराना लग रहा है, क्योंकि उस वक्त तक दुनिया 3D गेम की तरफ जा रहा था। कई बार प्रोजेक्ट कैंसिल होने के कगार पे था। फिर एक दिन एक बग ने सब कुछ बदल दिया। टेस्टिंग के दौरान पुलिस AI में एक ग्लिच था। पुलिस कार प्लेयर की कार को एग्रेसिवली हिट करता था, रोड से उड़ा देता था और पूरी सिटी में कियास मच जाता था। डेवलपर ने सोचा कि ये तो एक बग है, इसे फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन टेस्टर ने नोटिस किया कि ये बग एक्चुअली में काफ़ी मज़ेदार है। फिर जब वो गेम खेल रहे थे टेस्टिंग के टाइम पे, तब उन्हें पुलिस से बचने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, न कि मिशन पार करने में। वही मोमेंट था जब डेवलपर को समझ आया लोग रूल नहीं फ्रीडम चाहते हैं, और यहीं पे स्टोरी में एंट्री होती है डैन और सैम हाउजर की। जब उन्होंने रेस एंड चेस के अर्ली वर्जन को देखा तब वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे फ्यूचर का सोच के कि ये गेम आगे क्या बन सकता है। हाउजर ब्रदर ने DMA डिज़ाइन के साथ मिलकर डिसाइड किया कि ये गेम BMG इंटरैक्टिव के थ्रू पब्लिश होगा, और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा डिसीजन लिया, पर उसका इफेक्ट बहुत ही मैसिव था। उन्होंने गेम का नाम बदल दिया रेस एंड चेस से ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। फाइनली ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नवंबर 1997 में लॉन्च हुआ। सबसे पहले PC के लिए, MS-DOS और विंडोज़ वर्जन। उसके बाद 28 नवंबर को यूरोप में पब्लिश हुआ। फिर दिसंबर 1997 में ये प्लेस्टेशन में UK में रिलीज़ हुआ। जब टेक-2 इंटरैक्टिव ने देखा कि यूरोप में ये गेम थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है, तब उन्होंने इसे नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज़ किया। ये टाइमिंग बहुत ही परफेक्ट था, क्योंकि उस वक्त प्लेस्टेशन नॉर्थ अमेरिका में सबसे पॉपुलर कंसोल था, और जब टेक-2 इंटरैक्टिव ने BMG इंटरैक्टिव को एक्वायर किया तो उनके पास एक गोल्डन चांस था GTA की बढ़ती फेम को और आगे बढ़ाने का। गेम रिलीज़ होने के बाद रिव्यू मिक्स आया, कुछ लोग इम्प्रेस हुए, कुछ लोग डिसअपॉइंटेड। कई लोगों ने ग्राफिक को लेकर के निंदा की, पिक्सेलेटेड स्प्राइट, टॉप डाउन कैमरा और विजुअल जो 1997 के लिए पुराना लगता था। उस वक्त गेम जैसे फाइनल फैंटेसी 7, ग्रैंड टूरिज्मो और गोल्डन आई 007 3D वर्ल्ड दिखा रहे थे, उनके कंपैरिजन में GTA ओल्ड स्कूल लगता था। लेकिन इन सब को छोड़ के सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों को ये लगी कि ये गेम उन्हें क्रिमिनल बनने का मौका दे रहा था। लेकिन सब कुछ एकदम परफेक्टली नहीं चला। पेरेंट और मोरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे क्रिमिनल सिमुलेटर कहकर बैन करने की डिमांड की। जितना ज़्यादा लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे थे, उतना ही ग्रैंड थेफ्ट ऑटो फेमस होता जा रहा था। 1998 के एंड तक ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ने वर्ल्ड वाइड 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बेच ली थी। स्पेशली प्लेस्टेशन वर्जन ने नॉर्थ अमेरिका में धमाका मचा दिया था। इस मैसिव सक्सेस के बाद टेक-2 इंटरैक्टिव ने एक नया लेबल बनाया, रॉकस्टार गेम। इसके फाउंडर थे सैम हाउजर, डैन हाउजर, टेरी डॉनवन और जेमी किंग। उसके बाद 22 अक्टूबर 2001 को ये वो दिन था जब रॉकस्टार ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 रिलीज़ किया प्लेस्टेशन 2 के लिए, और उस दिन ने गेमिंग दुनिया का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि उस वक्त का ज़्यादातर गेम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी फॉलो करता था, लेकिन GTA 3 ने प्लेयर को दे दिया ओपन वर्ल्ड, जहां वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, अपनी खुद की कहानी लिख सकते थे। टेक्निकली GTA 3 अपने टाइम का एक मेरिकल था।
पहली बार किसी ने पूरा 3D ओपन वर्ल्ड सिटी बनाया था। इससे पहले का गेम जैसे ड्राइवर 2 हाफ ओपन था और पुराने GTA गेम टॉप डाउन व्यू पे लिमिटेड थे, लेकिन GTA 3 ने सब कुछ बदल दिया। रिजल्ट GTA 3 2001 का बेस्ट सेलिंग गेम बन गया यूएस में। 2008 तक गेम ने 14.5 मिलियन कॉपी बेच ली थी और प्ले स्टेशन 2 के टॉप सेलिंग गेम में ये शामिल हो गया था। लेकिन एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 3 रिलीज़ होने के कुछ हफ्ते पहले तक कैंसिल होने के कगार पर था। 11 सितंबर 2001 को जब टेररिस्ट ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पे अटैक किया था, जिसमें लगभग 3000 लोगों की जान चली गई थी, पूरा अमेरिका शॉक में चला गया था। रॉकस्टार गेम का न्यूयॉर्क ऑफिस ग्राउंड जीरो के पास था। डेवलपर कुछ दिन तक ऑफिस तक नहीं जा पा रहे थे। GTA 3 का रिलीज पहले 3 अक्टूबर 2001 को होना था, लेकिन 9/11 के बाद सैम और डैन हाउजर ने सीरियसली सोचा शायद गेम को कैंसिल करना ही सही रहेगा। गेम एक फिक्शनल न्यूयॉर्क जैसे सिटी में सेट था और असली न्यूयॉर्क उस वक्त सबसे बड़े दुख से गुजर रहा था। बहुत सारे पब्लिशर ने अपने गेम को डिले कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लाइट सिमुलेटर से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को हटा दिया था, लेकिन रॉकस्टार ने एक हफ्ते के डिस्कशन के बाद डिसाइड किया कि गेम को कैंसिल नहीं बल्कि 3 हफ्ते डिले करना ज़्यादा बेटर रहेगा। 9/11 के सिर्फ 6 हफ्ते बाद GTA 3 रिलीज़ हुआ और उस दिन से गेमिंग दुनिया कभी वैसी नहीं रही। रॉकस्टार यहीं पे नहीं रुकने वाला था। GTA 3 के बाद उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। 1980 के नियॉन लेट मायामी से इंस्पायर्ड वाइस सिटी और भी ज़्यादा फ्लैशी, कलरफुल और वायलेंट होने वाला था। वाइस सिटी अपने टाइम के लिए कुछ अलग ही लेवल पर था। गेम में 500 से ज़्यादा लाइसेंस सॉन्ग थे जो अलग अलग रेडियो स्टेशन पे बजता था, जैसे कि हर्बी हैंकॉक, रन DMC, माइकल जैक्सन जैसे लेजेंड के गाने इस गेम में थे। म्यूजिक के साथ साथ रॉकस्टार ने हॉलीवुड लेवल के एक्टर भी लाया था जो उस टाइम के लिए बहुत ही शॉकिंग था। जैसे रे लियोटा ने टॉमी का वॉइस दिया था, विलियम ने केन रोजनबर्ग का रोल प्ले किया था। इसके अलावा और भी ढेर सारे सेलिब्रिटी थे इसमें, जिसके कारण GTA वाइस सिटी भी एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग था। लोगों ने बहुत पसंद किया इस गेम को। फिर आया 2004 जब रॉकस्टार ने अपना सबसे डेयरिंग प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास, जिसका मैप का एरिया लगभग 38.2 स्क्वायर किलोमीटर था, जिसमें 3 बड़े फिक्शनल सिटीज़ लॉस सैंटोस, सैन फियोरो और लॉस वेंचरस, प्लस इसके बीच में डेजर्ट, कंट्री साइड, माउंटेन और ओशियन, एक पूरा इकोसिस्टम था। वाइस सिटी के 9.11 स्क्वायर किलोमीटर के कंपैरिजन में ये 4 गुना बड़ा था। गेम की स्टोरी का सेंटर था कॉल जैक्सन यानी कि CJ, एक ब्लैक गैंग मेंबर जो अपने ग्रूव स्ट्रीट नेबरहुड में वापस लौटा था, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसकी माँ का मर्डर एक ड्राइव बाई शूटिंग में हो गया है। गेम ओपनली गैंग कल्चर, पुलिस करप्शन और सिस्टमैटिक इनइक्वालिटी पर बात करता है, लेकिन ये नैरेटिव जितना बोल्ड था उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि सैन एंड्रियास एक पैडोगी ऑफ रेसिज्म बन गया है, जहाँ पे ब्लैक कैरेक्टर को हाइपर वायलेंट, क्रिमिनल और डिस्पोजेबल दिखाया गया है। धीरे धीरे टाइम बीत गया और 2005 में एक डच मॉडर पैट्रिक विल्डेनबॉर्ग ने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास के कोड के अंदर से कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जिससे पूरा वीडियो गेम इंडस्ट्री हिल गया। पैट्रिक ने गेम के डीप कोड के अंदर से एक हिडन मिनी गेम अनलॉक किया, जिसे दुनिया ने बाद में हॉट कॉफ़ी के नाम से जाना। रॉकस्टार एक बार फिर से हेडलाइन में आ गया था, लेकिन इस बार एज अ विलन। अगर हॉट कॉफ़ी स्कैंडल को सच में समझना है तो ये पहले समझना ज़रूरी है कि ये सेक्सुअल कंटेंट आया कहाँ से। ये कोई कंस्पिरेसी नहीं था, ये शुरू हुआ था रॉकस्टार के क्रिएटिव विजन से, जहाँ सैम हाउजर और उनकी टीम एक ऐसा गेम बनाना चाहता था जो सिर्फ वायलेंस और क्राइम के बारे में नहीं है, बल्कि अर्ली 1990s लॉस एंजल्स गैंग कल्चर का एक ऑथेंटिक रिफ्लेक्शन हो। सैम हाउजर के लिए सैन एंड्रियास सिर्फ एक वीडियो गेम नहीं था, ये एक टाइम कैप्सूल था, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे म्यूज़िक, फैशन, करप्शन, रेस पॉलिटिक्स और स्ट्रीट लाइफ सब कुछ रियल लगना चाहिए। और इसी ऑथेंटिसिटी को अचीव करने के लिए उन्होंने बाउंड्रीज पुश करने का डिसीजन लिया। सैन एंड्रियास के अंदर टोटल 861 वॉइस एक्टर थे। गेम में 60,000 से ज़्यादा लाइन ऑफ डायलॉग था। हर NPC यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर के पास 1 घंटे का डायलॉग था, वहीं पे वॉइस सिटी के NPC के पास केवल 10 मिनट का। इतने डिटेल के साथ रॉकस्टार के लिए एक नया चैलेंज था। अगर दुनिया इतना रियल लग रहा है तो उनकी फीलिंग और रिलेशनशिप भी रियल दिखाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ESRB रेटिंग सिस्टम में आई। जब रॉकस्टार ने सैन एंड्रियास को रेटिंग के लिए भेजा तब उन्हें मैच्योर 70+ रेटिंग मिला। इस रेटिंग का डिस्क्रिप्टर था ब्लड एंड गोर, इंटेंस वायलेंस, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कंटेंट एंड यूज़ ऑफ ड्रग। लेकिन ओरिजिनल वर्जन में कुछ ऐसे सेक्सुअल सीन थे जो M रेटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बोल्ड थे, और अगर गेम को AO यानी कि एडल्ट ओनली रेटिंग मिलता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता, क्योंकि AO गेम स्टोर सेल्स पे नहीं बिकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाती और मेजर रिटेलर्स AO गेम को बेचने से मना कर देते हैं। इसीलिए रॉकस्टार ने एक क्लेवर सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने वो सेक्सुअल मिनी गेम
गेम के कोड में रखा, लेकिन उसे लॉक कर दिया क्योंकि कोड को रिमूव करने से पूरा गेम ब्रेक हो सकता था, जिसकी वजह से गेम को रिलीज़ करने में डिले हो सकता था। लेकिन यही कॉम्प्रोमाइज़ बाद में रॉकस्टार के लिए एक कर्स बन गया। हॉट कॉफ़ी की डिस्कवरी के बाद रॉकस्टार ने जो सबसे पहला स्टेप लिया वो उनके लिए सबसे बड़ा गलती बन गया। जुलाई 2005 की शुरुआत में जब न्यूज़ फैला कि किसी ने सैन एंड्रियास के अंदर से एक हिडन सेक्सुअल मिनी गेम अनलॉक किया है, रॉकस्टार ने तुरंत एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू किया। उन्होंने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये कंटेंट रॉकस्टार का नहीं था, बल्कि कुछ हैकर ने मैलिकुलसली इसे ऐड किया था। लेकिन ये बात पूरी तरह से झूठ थी। जब पॉलिटिशियन पूरी तरह से रॉकस्टार के खिलाफ मोबिलाइज हो गए थे, तब ESRB के प्रेसिडेंट पैट्रिका वेंस ने पर्सनली इस केस को हैंडल करना स्टार्ट किया। सिर्फ 11 दिन बाद 20 जुलाई 2005 को ESRB ने अपनी ऑफिशियल फाइंडिंग रिलीज़ की। उन्होंने कंफर्म किया कि हॉट कॉफ़ी का सेक्सुअल मिनी गेम फुली रेंडर्ड फॉर्म में रिटेल डिस्क में मौजूद था, चाहे वो PlayStation 2 हो या फिर Xbox हो या फिर PC वर्जन हो। और सबसे शॉकिंग पार्ट ये था कि ये कंटेंट कोई मोडर का क्रिएशन नहीं था, ये ओरिजिनल रॉकस्टार के कोड का हिस्सा था। फिर आया वो मोमेंट जिसने हॉट कॉफ़ी स्कैंडल को फुल ब्लो डिजास्टर बना दिया। 20 जुलाई 2005 को ESRB ने अनाउंस किया कि वो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास की रेटिंग रिवोक कर रहे हैं। मैच्योर 17+ M रेटिंग को हटाकर गेम को दिया गया AO यानी कि एडल्ट ओनली 18+ रेटिंग, और साथ ही एक नया कंटेंट डिस्क्रिप्टर ऐड हुआ, न्यूडिटी। और फिर वो हुआ जिससे रॉकस्टार सबसे ज़्यादा डरता था। गेम को AO यानी कि एडल्ट ओनली रेटिंग मिल गया, और इसका मतलब था कॉमर्शियल कोलैप्स। बड़े बड़े स्टोर जैसे कि वॉलमार्ट, बेस्ट बाई, सर्किट सिटी और EB गेम्स का रूल क्लियर था, नो एडल्ट्स, ओनली गेम अलाउड ऑन द सेल्फ्स। सिर्फ 24 घंटे के अंदर इन सब स्टोर ने सैन एंड्रियास को अपनी सेल्फ से हटा दिया। ये रॉकस्टार के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। फाइनेंशियल लॉस इतना बड़ा था कि टेक टू इंटरैक्टिव, जो रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी थी, उसे 24.5 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन कंट्रोवर्सी केवल GTA सैन एंड्रियास तक ही नहीं रुकी। 2006 में रॉकस्टार ने एक और गेम लॉन्च किया, बुली, जिसका कोई ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ, कोई गेम प्ले फुटेज नहीं दिखाया गया, लेकिन इसका नाम ही काफ़ी था। पेरेंट्स, एक्टिविस्ट और पॉलिटिशियन बोलने लगे कि रॉकस्टार एक ऐसा गेम बना रहा है जो बच्चे को सिखाएगा कैसे बुली करना है। और ये गेम लॉन्च हुआ था कोलंबियन हाई स्कूल शूटिंग के सिर्फ 7 साल बाद, जिसकी वजह से लोग बोल रहे थे कि ये कोलंबियन सिमुलेटर है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि बुली एक्चुअल में एक एंटी बुलिंग गेम था। प्रोटैगनिस्ट जिम्मी हॉपकिन कोई विलन नहीं था, वो एक रेबल हीरो था जो रियल बुलीज को कन्फ्रंट करता था। लेकिन एक्टिविस्ट ने गेम को कभी खुद खेला ही नहीं था, उनके लिए टाइटल ही काफ़ी था। कंट्रोवर्सीज इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रॉकस्टार को UK और यूरोप में गेम का नाम ही बदलना पड़ा। इसको बुली से चेंज करके कैनिस कैनम रखा गया। इसके अलावा जैक थॉम्सन, एक मायामी बेस्ड अटॉर्नी जो पहले भी रॉकस्टार के खिलाफ केस कर चुके थे, लेकिन इस बार वो वॉलमार्ट, बेस्ट बाई, टारगेट, सर्किट सिटी, गेम स्टॉप के खिलाफ लॉसूट फाइल कर दिया ताकि ये गेम रिलीज़ होने से पहले ही बैन हो जाए। उसने रॉकस्टार के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट करवाया, लेकिन कोर्ट ने उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और फाइनली अक्टूबर 2006 में गेम रिलीज़ हो गया। उसके बाद 2010 में रॉकस्टार ने एक और बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, RDR, जो अगेन एक मैसिव हिट था। लेकिन एक एनोनिमस ग्रुप ने इंटरनेट पे एक लेटर पब्लिश किया, डिटरमाइंड डिवोटी वाइफ ऑफ रॉकस्टार सैन डियागो एम्प्लॉय। ये लेटर एक गेमिंग ब्लॉग पर पोस्ट हुआ था और इससे गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर का टॉक्सिक लेबर प्रैक्टिस का सच बाहर आ गया। मार्च 2009 से ही वर्किंग कंडीशन डिग्रेड होने लगी थी और जैसे जैसे RDR का लॉन्च पास आया, एम्प्लॉय को 12 घंटे रोज और 6 दिन हफ्ते भर काम करना पड़ता था, 72 घंटे वीकली। ये कोई ऑप्शनल ओवरटाइम नहीं था, ये एक सिस्टमेटिक रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब रॉकस्टार ने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने सब डिसमिस कर दिया, कहकर कि ये कुछ एनोनिमस पोस्टर की बातें हैं। ये सेम पैटर्न पे चलता रहा, बिल्कुल EA के 2004 वाले EA स्पाउस लेटर जैसा। लेकिन इन सब के बाद 17 सितंबर 2013 को रॉकस्टार ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5। पहले दिन के अंदर ही 11.21 मिलियन यूनिट्स बिक गए, रेवेन्यू लगभग $815 मिलियन। 3 दिन में 1 बिलियन क्रॉस हो गया। बेस गेम और इन गेम सेल्स मिलाकर इवेंचुअली नियरली $10 बिलियन तक का लाइफ टाइम रेवेन्यू नोटिस किया गया। इससे GTA 5 दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट की कंपनी में आ गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक स्टार्टिंग था। रॉकस्टार ने GTA 5 के साथ एक और चीज़ लाया, GTA ऑनलाइन। GTA ऑनलाइन लॉन्च हुआ 1 अक्टूबर 2013 को, जिसके अंदर सार्क कार्ड यूज़ होता था जो रियल करेंसी से ख़रीदा जा सकता था। इस पूरे बिजनेस मॉडल का एक एग्जांपल है, अगर तुम गेम खेल के 2 मिलियन कमाओगे तो एक लग्जरी गाड़ी मिलेगी, पर उसके लिए तुम्हें 10 से 15 घंटे गेम खेलना होगा। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन भी था,
सीधा $20 दो और गाड़ी तुरंत ले लो। हमेशा न्यू आइटम आता था, हर एक आइटम के लिए प्लेयर के पास 2 चॉइस होता था, ग्राइंड करो या फिर पे करो। इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। रिपोर्ट के हिसाब से GTA ऑनलाइन ने सिर्फ सार कार्ड और माइक्रो ट्रांजेक्शन से 2.5 से $3 बिलियन तक कमा लिया था। GTA ऑनलाइन ने बेस गेम को पीछे छोड़ दिया, ये एक मनी मेकिंग मशीन बन गया। यही फार्मूला आगे RDR2 ऑनलाइन में भी कॉपी किया गया जब RDR2 2018 में लॉन्च हुआ था। लेकिन कंट्रोवर्सी रॉकस्टार का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2014 में लिंडसे लोगन ने रॉकस्टार गेम और टेक-2 इंटरैक्टिव के खिलाफ केस फाइल किया। उस वक्त रॉकस्टार अपने पीक पर था। GTA 5 दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ सेल कर रहा था। लिंडसे लोगन का केस सिंपल था, लाइकनेस इन्फ्रिंजमेंट, मतलब रॉकस्टार ने उनका चेहरा और इमेज कॉपी किया है। केस का सेंटर था एक GTA 5 का कैरेक्टर लेसी जोनस। गेम में वो एक ब्लॉन्ड एक्टर सिंगर थी जो पापराजी से भागती दिखती थी और फैशनेबल कपड़े पहनती थी। लोहेन के लॉयर ने बोला कि ये कैरेक्टर सीधा उनसे इंस्पायर्ड है। उन्होंने एक पुरानी 2007 की फ़ोटो दिखाई जिसमें लोहेन पापराजी से बच रही थी और बोला कि गेम में भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है। उन्होंने ये भी कहा कि लेसी का ड्रेसिंग स्टाइल और बिहेवियर लोहन जैसा ही है और रॉकस्टार ने बिना परमिशन के उनकी इमेज का कॉमर्शियल यूज़ किया है। रॉकस्टार ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि GTA 5 एक सटायर है, रियल लाइफ नहीं है। गेम एक फ़नी एग्जैचुरेटेड वर्जन है सेलिब्रिटी कल्चर का। रॉकस्टार ने यह भी कहा कि लोहेन शायद पब्लिसिटी के लिए ये केस कर रही है क्योंकि 2014 तक उसका फेम काफ़ी कम हो गया था। कोर्ट ने रॉकस्टार का साइड लिया। गेम क्लियरली पैरोडी था और फर्स्ट अमेंडमेंट के अंडर प्रोटेक्टेड स्पीच में आता था, इसीलिए लोहेन का केस डिसमिस हो गया। लिंडसे लोहेन वाले केस के बाद रॉकस्टार एक और अजीब लीगल केस में फंस गया, द मिस क्लियो लॉसूट। 1990 के एंड में हर रात टीवी पर एक साइकिक आती थी, मिस क्लियो, एक जमाइकन एसेंट वाली लेडी। वो लोगों का फ्यूचर बताती थी, लव, लाइफ, मनी, सब कुछ। लेकिन असली बात ये था कि मिस क्लियो एक फिक्शनल कैरेक्टर थी। उस रोल को एक्ट्रेस यावरी डेल हैरिस ने प्ले किया था। मिस क्लियो का शो एक कंपनी ने बनाया था, साइकिक रीडर नेटवर्क PRN। रॉकस्टार ने जब GTA वाइस सिटी बनाया था उन्होंने डिसाइड किया कि गेम में एक फ़नी साइकिक टाइप कैरेक्टर ऐड करेंगे, आंटी पाउलेट। ये कैरेक्टर मिस क्लियो से इंस्पायर था, सेम एसेंट, सेम स्टाइल और थोड़ा ओवर टू द टॉप एक्टिंग। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह था कि रॉकस्टार ने मिस क्लियो की एक्ट्रेस यावरी डेल हैरिस को ही हायर कर लिया था वॉइस ओवर के लिए। ये एक क्रिएटिव मूव था, पर इससे एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो गया। अगर रॉकस्टार ने एक्ट्रेस को डायरेक्टली हायर किया था तो PRN का क्या क्लेम बनता था? तो इसे समझने के लिए हम लोग को 2016 में चलना होगा, जब यावरी डेल हैरिस का डेथ हो गया। उसके बाद लोग मिस क्लियो को याद करने लगे। तभी PRN को अचानक याद आया कि वाइस सिटी में मिस क्लियो जैसा कैरेक्टर है। उन्होंने 2017 में रॉकस्टार और टेक-2 पर केस कर दिया, ये कहकर कि रॉकस्टार ने मिस क्लियो का कॉपी बनाया है और पैसा कमाया है। रॉकस्टार और टेक-2 ने एकदम क्लियर जवाब दिया, ये केस एब्रप्ट है। आंटी पाउलेट एक पैरोडी है, कॉपी नहीं है। पैरोडी लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड होता है और क्रिएटिव फ्रीडम के अंदर आता है। इसके अलावा PRN का केस एक और रीज़न से वीक था, टाइमिंग। गेम 2002 में आया था और केस 2017 में फाइल हुआ है और एक बार फिर रॉकस्टार ने एक और कंट्रोवर्सी सर्वाइव कर लिया। लेकिन अभी तो रॉकस्टार का सबसे बड़ा गेम आना बाकी है, GTA 6। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इसको बनाने का कॉस्ट $2 बिलियन से ज़्यादा है। जब दिसंबर 2023 में GTA 6 का ट्रेलर आया तब इंटरनेट फट गया, व्यू करोड़ में चला गया और जब दूसरा ट्रेलर 2025 में आया तो 24 घंटे के अंदर ही 475 मिलियन से ज़्यादा व्यू आ गया, यानी कि रिकॉर्ड ब्रेक। तो चलिए फ्यूचर में देखते हैं कि GTA 6 कैसा होता है और इसको लेकर के कौन सी नई कंट्रोवर्सी आती है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।